हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे आप सब? आज अपन नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं और आज अपन एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम बेसिक देख रहे थे, इंट्रोडक्शन देख रहे थे। आज अपने जो सिलेबस में उसको अपन स्टडी करेंगे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे, एज यू नो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं, रिफ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं, डिस्पर्शन पढ़ने वाले हैं और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ने वाले हैं। तो आज सबसे पहले अपन लाइट का एक सबसे सिंपल फिनोमेना जो अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको स्टार्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज अपन स्टार्ट करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है कि जब लाइट किसी होमोजीनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता हुआ किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो पता लगता है आफ्टर इंसिडेंटिंग ऑन सरफेस लाइट रे अपने पास से डेविएट हो जाती है। लाइट का जो पाथ होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन लाइट रे आफ्टर इंसिडेंट ऑन द सरफेस वापस उसी मीडियम में ट्रेवल करती है जिस मीडियम से वो आ रही है। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या है? व्हेन अ लाइट रे ट्रेवलिंग इन होमोजेनियस मीडियम इंसिडेंट on a surface, after incidenting on the surface path of light ray changes but it travel in the same medium. This phenomena is known as reflection of light. तो लाइट रे किसी होमोजेनियस मीडियम से में ट्रेवल करते हुए जब लाइट किसी होमोजेनियस मीडियम में ट्रेवल करती है तो एज यू नो लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। तो लाइट किसी होमोजेनियस मीडियम में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हुए पता लगता है किसी सरफेस पे इंसिडेंट हुआ और सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद लाइट रे का पाथ तो चेंज हो गया, लाइट रे डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ, लेकिन वो वापस उसी मीडियम में ट्रेवल करिए जिस मीडियम से वो आ रही थी। मींस इस फिनोमिना में केवल लाइट रे बेंड होगी, लाइट रे डेविएट होगी, लाइट रे का रास्ता बदलेगा, मीडियम नहीं बदलेगा। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो थोड़ा सा अपन समझते हैं। लेट अस सपोज ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है एक्स वाई, लाइट रे आ रहा है होमोजेनियस मीडियम में से। तो जब लाइट रे होमोजेनियस मीडियम में ट्रेवल करेगा तो वो स्ट्रेट लाइन पर चलेगा। तो लाइट रे स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल करते 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 आ रही, सीधी सीधी चलते चलते आ रही, लेकिन जैसे ही लाइट रे इस सरफेस पे गिरी बेचारी सीधी नहीं जा पाई। लाइट रे सीधी नहीं जा पाई, लाइट रे अपने रास्ते से अपने पास से डेविएट हो गई, घूम गई और इस सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद वापस ये इसी मीडियम में चली गई जिस मीडियम से ये आ रही थी। तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो समझिएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में लाइट रे अपने पास से डेविएट होती है, अपने पास से बेंड होती है। अरे ये सरफेस नहीं होती तो लाइट रे सीधी जाती, सीधी की सीधी ऐसे जाती, लेकिन इस सरफेस ने क्या किया? लाइट रे का रास्ता बदल दिया, लाइट रे का पाथ चेंज कर दिया, लाइट रे को डेविएट कर दिया। लेकिन डेविएट होने के बाद लाइट रे इसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, इसलिए इस फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, ये सरफेस क्या कर रही है? लाइट रे का पाथ चेंज कर रही है, लेकिन मीडियम चेंज नहीं कर रही है, उसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो इस फिनोमेना को हमने क्या बोला? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोला। तो पता लगा सरफेस एक्स वाई क्या कर रही है? रिफ्लेक्शन कर रही है। इस वजह से सरफेस एक्स वाई को हम क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। एक्स वाई को हम क्या बोलेंगे? दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है?
द सरफेस विच डज द रिफ्लेक्शन, वो सरफेस जो रिफ्लेक्शन परफॉर्म करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। पता लगा दिस लाइट रे PQ, दिस लाइट रे PQ is coming towards the reflecting surface, तो जो लाइट रे सरफेस की तरफ जाएगी उस लाइट रे को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो इंसिडेंट रे क्या होगी, द लाइट रे which fall on the surface, or you can say the light ray which is going towards the reflecting surface is known as incident ray। तो इसको हम क्या बोल देंगे, इंसिडेंट रे बोल देंगे। और जो लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन सरफेस से दूर जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन सरफेस से दूर जा रही है, तो उसको अपन क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो द रे विच इज गोइंग अवे फ्रॉम द सरफेस आफ्टर रिफ्लेक्शन इज नोन एज रिफ्लेक्टेड रे। तो आपकी जो QR हो गई वो क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। तो रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, द रे which is going away from the surface after reflection, reflection के बाद सरफेस से दूर जाने वाली जो रे होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। आपकी ये जो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस की Q पॉइंट पर जाकर इंसिडेंट हो रही है, Q पॉइंट पर जाकर गिर रही है, Q पॉइंट पर जाकर मीट कर रही है। तो इस Q पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट। द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच इंसिडेंट रे मीट्स, इंसिडेंट रे मीट्स इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंट या इंसिडेंट पॉइंट। इसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी बोल सकते हैं। इंसिडेंस का मतलब जाकर गिरना, जिस पॉइंट पर जाकर गिरी वही क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। तो द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट विच इंसिडेंट रे फॉल्स, इंसिडेंट रे मीट्स इज नोन एज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक बात है कि नहीं है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन की बात करते हैं, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज नोन एज नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या चीज है, अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द reflecting surface at the point of incidence, at the point of incidence is known as normal. It means normal and reflecting surface are perpendicular to each other। तो ये QN क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो क्या करेंगे हम, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी इसको हम क्या बोल देंगे, नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होगा, परपेंडिकुलर drawn to the reflecting surface at the point of incidence is called normal. Normal is always perpendicular to the reflecting surface। अब अपन बात करते हैं एंगल ऑफ
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आई से। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये मेरे हिसाब से इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बच्चे सोचते हैं बहुत सी बार ये एंगल, ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ध्यान रखिएगा ये एंगल तो किस किस के बीच का हुआ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का हुआ। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, ये ग्लेंसिंग एंगल होता है, उसको अपन अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे। तो ध्यान रखना एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का होगा। तो जब भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होगा, रिफ्लेक्शन का फिनोमिना होगा, आप हमेशा डायग्राम ड्रॉ करते टाइम पर इंसिडेंट पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आप ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पता नहीं लगेगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस किस किस के बीच का होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा जनाब, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल is known as angle of reflection, generally represented by small r। तो angle of reflection क्या हो गया, angle between reflected ray and normal is called angle of reflection। तो ध्यान रखिएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही कहां से मेजर हो रहे हैं, नॉर्मल से। बस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपको देखना है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए देखना है एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। अब मैंने थोड़ी सी ये बात कर ली थी जिसको अपन बोलेंगे ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन कभी यूज होगा नहीं, लेकिन कंपटीशन में ये पूछ लिया जाता है नीट आईआईटी में, तो ग्लांसिंग एंगल भी बता दूं मैं आपको। तो ग्लांसिंग एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो ग्लांसिंग एंगल क्या होगा, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज ग्लांसिंग एंगल। तो सिंपल सी बात है, अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी तो ग्लांसिंग एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि आपकी नॉर्मल और रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये टोटल एंगल 90, तो ये 30 है, तो ये 60। तो ध्यान रखना बस आई का कि आई और आर दोनों किससे होते हैं, नॉर्मल से। इतना तो बच्चे को पता होता है कि आई के लिए इंसिडेंट रे आएगा, आर के लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्टेड रे आएगा, लेकिन बस बच्चा भूल जाता है कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो ध्यान रखिएगा आई और आर दोनों कहां से, नॉर्मल से। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब एक और बात अपन कर लेते हैं, लेटस सपोज जो इंसिडेंट रे है, लेटस सपोज जो इंसिडेंट रे इसकी स्पीड c है, वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है। तो वो जो इंसिडेंट रे है जो इस सरफेस पर
इंसिडेंट होने वाली रे है उसकी स्पीड c है, वेवलेंथ लैम्डा है और फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो पता लगा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी इसकी स्पीड भी c होगी, वेवलेंथ भी लैम्डा होगी और फ्रीक्वेंसी भी न्यू होगी। इतना हम शायद छोटी क्लासेस में पढ़कर आते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। मीडियम चेंज होता है तो लाइट की स्पीड चेंज होती है, और स्पीड चेंज होगी तो वेवलेंथ भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मींस आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम से तीसरे मीडियम में जाए, स्पीड और वेवलेंथ तो चेंज हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो यहाँ तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है, ये लाइट रे इस मीडियम से आई, इस सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद इसी मीडियम में चली गई, तो मीडियम चेंज नहीं हुआ। और जब मीडियम चेंज नहीं होगा तो स्पीड भी चेंज नहीं होगी, वेवलेंथ भी चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी भी चेंज नहीं होगी। ठीक बात है कि नहीं? क्लियर है? अब एक और बात अपन यहां पर देख लेते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन जैसा मैंने शुरुआत से बोला क्या कि जब लाइट रे एक मीडियम में ट्रेवल करते हुए किसी सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद अपने पास से डेविएट हो जाती है और वापस उसी मीडियम में ट्रेवल करती है जिससे वो आ रही है, तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि रिफ्लेक्शन में लाइट रे अपने पास से डेविएट होगी, लाइट रे का पाथ चेंज होगा, लाइट रे बेंड होगी, मीडियम चेंज नहीं होगा। तो अब बात करते हैं कि लाइट रे कितने एंगल से डेविएट होगी, कितने एंगल से बेंड होगी। तो गौर फरमाना, ये इंसिडेंट रे है, अगर ये सरफेस नहीं होती तो ये बेचारी सीधी की सीधी ऐसे जाती, लेकिन ये सीधी की सीधी ऐसे जाने की बजाय इस सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद इस डायरेक्शन में चली गई, तो लाइट रे मेरे हिसाब से इतना घूम गई, और इतना घूम गई तो ये ही क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। यही क्या होगा? एंगल ऑफ डेविएशन। तो आप सब जानते हैं शायद ये टोटल एंगल कितना होगा? ये टोटल एंगल कितना होगा? 180। तो ये टोटल एंगल 180 है, अरे कोई सी भी लाइन होती है तो ये टोटल एंगल 180 होगा। तो ये टोटल एंगल 180 है, उसमें से ये एंगल कितना है? I, ये एंगल कितना है? R, और ये एंगल कितना है? डेल्टा। तो I प्लस R प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना हो गया? 180। तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस I प्लस R। तो ये क्या हो गया भाई? एंगल ऑफ डेविएशन। राइट डाउन कर ले इसको, या पॉज करके लिख ले, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा अच्छा साउंड कर दे, ठीक है? तो राइट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, हो गया कंप्लीट यहां तक। अब अपन बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लॉज देखते हैं, जो कि हम शायद बचपन से ही पढ़कर आए हुए हैं, फिर भी हम यहां पर देख लेते हैं। रब कर दिया जाए इसको, ठीक है? तो अब अपन डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हम शायद बचपन से ही पढ़ते हुए आए हैं, ठीक है?
तो डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं। पहला लॉ क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। तो क्या है फर्स्ट लॉ? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। तीनों एक ही प्लेन पर होते हैं। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। लेट अस सपोज ये आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। ये मैं एक लाइन बना देता हूं, लेकिन एक्चुअल में ये लाइन नहीं होती, ये एक सरफेस होती है। ये जनरली एक सरफेस के फॉर्म में ही होती है। एक और दूसरी बात, ये मैंने जो पोर्शन शेडेड किया है, ये लाइन खींची मैंने इस पे, इसका मतलब क्या है? इस सरफेस की ये वाली साइड मैंने क्या कर रखी है? पॉलिश कर रखी है, सिल्वर की पॉलिश कर रखी है। ठीक, तो जब किसी सरफेस की आप एक साइड सिल्वर पॉलिश कर देंगे तो दूसरी साइड क्या बन जाती है? रिफ्लेक्टिंग साइड। जनरली हम ये ग्लास में करते हैं। ग्लास की एक प्लेट लेते हैं, उसकी एक प्लेट पर एक साइड पर हम सिल्वर की पॉलिश कर देते हैं, तो दूसरी साइड क्या बन जाती है? रिफ्लेक्टिंग साइड बन जाती है। तो ये एक्चुअल में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ठीक है ना? अब पता लगा एक रे ऑफ लाइट बोर्ड के प्लेन पर ट्रेवल करते हुए। ध्यान रखिए, ये जो रे ऑफ लाइट है ये बोर्ड के प्लेन पर ट्रेवल कर रही है। बोले तो दिस लाइट रे लाइज इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। इस पॉइंट पर जाकर ये इंसिडेंट हुई है, तो ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब अगर हम इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं तो पता लगता है ये परपेंडिकुलर लाइन भी कहां पर आ रही है? बोर्ड के प्लेन पर आ रही है। तो पता लगा इंसिडेंट रे, नॉर्मल दोनों बोर्ड के प्लेन पर है। तो जब दोनों बोर्ड के प्लेन पर है तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी ये भी बोर्ड के ही प्लेन पर होगी। तो जनाब फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रेस आर लाइज इन सेम प्लेन। तो मतलब एक बार बात समझिएगा, अगर इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन पर है, नॉर्मल भी बोर्ड के प्लेन पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के प्लेन से बाहर या बोर्ड के प्लेन के अंदर नहीं जाएगी। यूं समझिए कि अगर इंसिडेंट रे इस कॉपी पर है, नॉर्मल भी कॉपी पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे कॉपी से इधर बाहर या कॉपी के इधर अंदर नहीं जाएगी। रिफ्लेक्टेड रे भी कॉपी के ही प्लेन पर होगी। तीनों का प्लेन क्या होगा? सेम होगा। और अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा वेक्टर से कनेक्ट करने की कोशिश करूं, 11th में आप लोगों ने वेक्टर थोड़ा पढ़ा होगा। हालांकि मैं अब आपको बताऊं ये 12th लेवल की बात नहीं, बोर्ड लेवल की बात नहीं, ये नीट आईआईटी लेवल की बात है जो मैं करने जा रहा हूं। तो अगर मैं इस वाली डायरेक्शन को आई कैप ले लेता हूं, एक्स एक्सिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, बस मैंने इंसिडेंट रेस लिए आई कैप ले लिया। ये रिफ्लेक्टेड है, इस डायरेक्शन को आर कैप ले लूं। ये नॉर्मल है, इस डायरेक्शन को जे कैप एन कैप ले लेता हूं। तो पता लगा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। इसका मतलब क्या होगा? आई क्रॉस आर, आई कैप क्रॉस आर कैप डॉट एन कैप क्या होगा? 0। मींस इनमें से किन्हीं भी दो का मैं क्या कर दूं? क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं, और तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल लूंगा तो कितना आएगा? 0 आएगा। क्योंकि शायद हम लोगों ने 11 में पढ़ा था
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर। तो जब आप आई केप और आर केप का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये आई केप और आर दोनों के परपेंडिकुलर आएगा। बोले तो उस प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा जिसमें ये दोनों लाई करते हैं। तो आई केप और आर केप दोनों बोर्ड के प्लेन पर है, तो आई क्रॉस आर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा, या तो बाहर आएगा या अंदर आएगा। मैं अभी इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, कुल मिलाकर बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आएगा। तो आई केप क्रॉस आर केप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, और पता लगा एन केप भी तो बोर्ड के प्लेन पर है। तो आई क्रॉस आर और एन केप, ये आई क्रॉस आर है और ये एन केप है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। फिर हम 11 में अच्छी तरह से जानते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज ऑलवेज जीरो। तो अगर आई केप, एन केप और आर केप तीनों एक ही प्लेन पर लाई करते हैं तो इनमें से तीन में से किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करके थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे तो वो जीरो आएगा। सिमिलरली आई क्रॉस एन केप डॉट आर केप जीरो होगा, आर केप क्रॉस एन केप डॉट आई केप जीरो होगा। तो शायद मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है वो मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे ये कंडीशन फॉर को प्लेनर वेक्टर कि अगर तीन वेक्टर्स को प्लेनर है, एक ही प्लेन पर लाई करते हैं और आपको प्रूव करना है कि वो को प्लेनर है, तो किन्हीं भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट करके थर्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए, आंसर जीरो आएगा। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं तो भूल जाना, क्योंकि 12th के अंदर बोर्ड के अंदर आपसे ये कोई नहीं पूछेगा। और नो डाउट कंपटीशन आपको देना है तो आपके कॉन्सेप्ट खास तौर से 11 बहुत सॉलिड होनी चाहिए। वेक्टर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैकेनिक्स बहुत सॉलिड होनी चाहिए, तभी आप कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, अदरवाइज आप फाइट नहीं कर पाएंगे। बैक टू द प्रिविलेज आ जाता हूं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीनों के तीनों क्या होते हैं, सेम प्लेन पर होते हैं। तो इंसिडेंट रे बोर्ड पर है, नॉर्मल बोर्ड पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड से बाहर नहीं जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के अंदर नहीं जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के प्लेन पर ही रहेगी। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल is known as angle of incidence. Angle between reflected ray and normal is known as angle of reflection. रिफ्लेक्शन का जो सेकंड लॉ है जनाब वो क्या बोलता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बोलता है सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आई और आर दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। गजब की बात पता है क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर applicable for all type of reflecting surface। for all type of reflecting surface का मतलब क्या है, ये दोनों लोग प्लेन सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल होंगे, और कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। जनरली जब हम रिफ्लेक्शन टीच करते हैं स्टार्टिंग में तो हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करते हैं, प्लेन बना देते हैं। हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन बना देते हैं तो बहुत से बच्चों के दिमाग में आता है कि ये दोनों लोग केवल प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल है। नहीं भैया, रिफ्लेक्टिंग सरफेस चाहे प्लेन हो चाहे कर्व्ड हो, हर टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल होंगे। बोले हर उस सरफेस के लिए एप्लीकेबल होंगे जो रिफ्लेक्शन परफॉर्म कर रहा है। मतलब समझिएगा, इसका मतलब समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। यहां तो सरफेस रिफ्लेक्ट प्लेन थी, लेकिन कल कोई लेटर सपोज ये कर्व सरफेस आ गया, ये कर्व सरफेस आ गया, ये रे या इंसिडेंट हुई, ठीक है।
तो ये इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन पर है, तो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड के प्लेन पर होंगे। तो अब एक और खास बात आती है, ये मेरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हुआ। जब क्या होता है, सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है तो नॉर्मल ड्रॉ करना बहुत आसान हो जाता है, फटाफट हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। लेकिन जब सरफेस थोड़ी सी कर्व आती है तो नॉर्मल ड्रॉ करने में दिक्कत आती है। तो आप लोगों ने शायद छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब किसी कर्व लाइन पर आपको परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है, कर्व लाइन के किसी पॉइंट पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी होती है, तो मेरे को क्या करना है, इस पॉइंट पर इस कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो इस कर्व सरफेस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। अब चूंकि टेंजेंट स्ट्रेट लाइन आ गई ना, तो टेंजेंट पर क्या कर देंगे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होगी, यह परपेंडिकुलर लाइन ही इस कर्व सरफेस के इस पॉइंट पर क्या होगी, नॉर्मल होगी। कल को ही मेरे को इसी कर्व लाइन के इस पॉइंट पर लेट अस सपोज परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, बोले तो इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा इस पॉइंट पर कर्व सरफेस के टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा, और उस टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा। तो यह परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी, इस कर्व सरफेस के इस पॉइंट पर क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। इट्स मींस ये क्या होगी, नॉर्मल टू द दिस सरफेस एट दिस पॉइंट। ठीक है, तो पता लगा इंसिडेंट रे बोर्ड पर है, नॉर्मल बोर्ड पर है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी बोर्ड पर होगी, और रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जाएगी। तो अभी भी तीनों एक ही प्लेन पर है, और I इक्वल टू R अभी भी है। बोले तो जितना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। अगर आपकी कर्व सरफेस कुछ ऐसी है, ठीक है, और पता लगा ये रे इस पॉइंट पर जाकर इंसिडेंट हुई, अब मेरे को ड्रॉ करनी है रिफ्लेक्टेड रे, तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा, नॉर्मल ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मेरे को पता है I और R दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, कर्व्ड हो, किसी भी टाइप की कर्व्ड हो, ये हमेशा एप्लीकेबल होंगे। तो इस पॉइंट पर मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। अरे ये तो कर्व लाइन है, कर्व सरफेस है, परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करूंगा इस पॉइंट पर, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगा। अब इस टेंजेंट के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दूंगा, तो ये लाइन ही इस कर्व सरफेस के इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल हो गया, क्योंकि नॉर्मल क्या होगा, कर्व सरफेस के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्लियर, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। जितना ये एंगल है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्टेड रे जाएगी और इसी प्लेन पर जाएगी। ये अगर 40 है तो ये भी 40, और तो इसका मतलब क्या होगा, I इक्वल टू R, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल आर लाइज इन सेम प्लेन। ये हर टाइप की रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कर्व रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन both laws of reflection are applicable for all type of reflecting surface। ठीक बात है कि नहीं है, क्लियर। अब इससे एक और चीज समझने की कोशिश करते हैं, राइट डाउन कर लीजिए, बनाना चाहे बना लीजिए फटाफट।
पॉज करना चाहे पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो, क्योंकि अब अपन एक और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है साहब, चलिए। आपने एक चीज बोली, क्या बोला? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मतलब समझिएगा इसका एक और बहुत गजब की चीज निकल कर यहां पर आएगी। लेट अस सपोज ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट पर जाकर इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल है, ये एंगल लेट अस सपोज 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो नो डाउट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 30 डिग्री। एक और खास बात मैं आपको बता दूं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे हमेशा नॉर्मल के आइदर साइड होगा। बोले तो इंसिडेंट रे अगर लेफ्ट साइड है तो रिफ्लेक्टेड रे राइट साइड होगा। कभी भी इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के एक साइड नहीं होगा। ठीक बात है, क्लियर? अब एक चीज देखिएगा, अगर इंसिडेंट रे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड होती, नॉर्मल की तरफ बेंड होने का मतलब एक और इंसिडेंट रे लिया जो थोड़ा नॉर्मल के पास से आ रहा है, और नॉर्मल के पास से आ रहा है तो लेट अस सपोज ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? 50। अरे इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ जाएगी तो नॉर्मल से कम एंगल फॉर्म करेगी। तो अगर आपका इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस 15 है तो इस वाली रे के लिए जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आएगा वो भी 15 आएगा, क्योंकि I इक्वल टू आर होगा। तो पता लगा, क्या पता लगा? जैसे ही एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से कम हुआ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी पहले से कम हो जाएगा। मींस इंसिडेंट रे अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हुई तो रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। और अगर पता लगा इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जा रहा है? डिक्रीज होता जा रहा है। और नो डाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस डिक्रीज होता जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे रे नॉर्मल की तरफ आएगी, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल की तरफ आएगी। और पता लगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही अलोंग आ गया, इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही अलोंग आ गया। बोले तो जो नॉर्मल है वही मेरी इंसिडेंट रे है, तो इसका मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया? 0। जैसे जैसे ये इंसिडेंट रे नॉर्मल की तरफ जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जाएगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। और जब ये बिल्कुल ही ऐसे आ गया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0। अरे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 बोले तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होने का मतलब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होता जा रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कम होता जाएगा। और जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कोई एंगल फॉर्म नहीं करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे वो भी नॉर्मल के अलोंग जाएगी, लेकिन इंसिडेंट रे सरफेस की तरफ आएगी, और रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? सरफेस से दूर जाएगा। तो अगर I इक्वल टू 0 है तो R इक्वल टू भी 0। इसका मतलब अगर आपकी रे इस सरफेस पे इस तरह से इंसिडेंट हुई कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0। इसका मतलब क्या होगा? रिफ्लेक्टेड रे retraces its path, retraces its path। इसका मतलब अगर I 0 है तो R भी 0 होगा। इसका मतलब रिफ्लेक्टेड रे इसी नॉर्मल के अलोंग जाएगी, इसी पाथ को क्या करेगी? रिट्रेस करेगी। पाथ तो ये होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो गया तो मेरे हिसाब से ग्लांसिंग एंगल
कितना हो गया 90। इसका मतलब इंसिडेंट रे इस सरफेस से कितना एंगल फॉर्म कर रही है 90। तो मैं बोल सकता हूं क्या कि इंसिडेंट रे इस सरफेस पे क्या हुई, नॉर्मल इंसिडेंट हुई, परपेंडिकुलर इंसिडेंट हुई। तो इफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट normally to the reflecting surface, to the reflecting surface, then it retraces its path। तो अगर आपकी इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग जाते हुए इंसिडेंट हुई और पूरी दुनिया जानती है नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, तो इफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट नॉर्मली बोले तो परपेंडिकुलरली टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, लाइट रे उसी पाथ पर अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगी। और इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो अगर मैं बोलूंगा इंसिडेंट रे नॉर्मल के अलोंग आती है तो नॉर्मल के ही अलोंग वापस चली जाती है। नॉर्मल के अलोंग आई क्योंकि नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के अलोंग आई टकराने के बाद इसी नॉर्मल के अलोंग वापस अपोजिट डायरेक्शन में चल जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी लिख लीजिए आप कि इफ इंसिडेंट रे इंसिडेंट नॉर्मली टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस देन इट रिट्रेसेस इट्स पाथ। एक और चीज देख लेते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंट्स। ग्रेजिंग इंसिडेंट्स के लिए मैं आपको सिंपल एक चीज बोलूं, ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या होगा, I इक्वल टू 90 या ग्लांसिंग एंगल कितना होगा 0। तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब क्या है, इंसिडेंट रे जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उसके पैरेलल जा रही है। यहां तो इस वाले केस में तो इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है, तो I तो 0 है और G 90 है। लेकिन यहां पर अपन बात करें ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो ग्रेजिंग इंसिडेंस का मतलब समझिएगा, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मैंने इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, तो आपकी जो इंसिडेंट रे है इस सरफेस के ही अलोंग आ रही है, इस सरफेस के ही अलोंग आ रही है। तो ये मेरी इंसिडेंट रे है, तो एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो I इक्वल टू 90 हो गया, लेकिन एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड सरफेस बोले तो ग्लांसिंग एंगल कितना हो गया 0 हो गया। नो डाउट I 90 डिग्री है, तो भैया R भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, R भी 90 डिग्री होगा। इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इस नॉर्मल से 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी। तो अगर आपकी इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अलोंग आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सीधी की सीधी चल जाएगी। कहने का मतलब एक तरह से लाइट रे का पाथ चेंज ही नहीं होगा, वो सरफेस के ही पैरेलल चल जाएगी। तो R इक्वल टू 90 डिग्री। तो एक बहुत गजब की बात पता है क्या है, बहुत गजब की बात पता है क्या है, रिफ्लेक्शन में जो स्पीड इसकी वो स्पीड इसकी, लेकिन लाइट रे की वेलोसिटी चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई, पहले इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में चल रही थी, रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में चल रही थी, तो स्पीड तो सेम होगी लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। लेकिन ग्रेजिंग इंसिडेंस में ना तो स्पीड चेंज होगी और ना ही वेलोसिटी चेंज होगी, क्योंकि लाइट रे जिस रास्ते से जा रही है उसी रास्ते पर वो आगे जाती जा रही है। अब एक और चीज देखिएगा, अपन लोगों ने एंगल ऑफ डेविएशन बोला था, ये लाइट रे आया, इंसिडेंट हुआ, ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया,
आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे ऐसे चला गया, ये आई था, ये आर था। अपन ने बोला लाइट रे ये सरफेस नहीं होती तो बेचारी लाइट रे सीधी की सीधी जाती, लेकिन सरफेस ने इसको सीधा जाने नहीं दिया, तो लाइट रे सीधी जाने की बजाय इस डायरेक्शन में चली गई। तो ये क्या है, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। और थोड़ी देर पहले पढ़कर आए थे एंगल ऑफ डेविएशन किसके इक्वल होगा, 180 माइनस आई प्लस आर, और अभी अभी पढ़ा है आई और आर दोनों सेम, तो आर की जगह आई लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस 2i, और आई की जगह अगर आर लिख दो तो ये कितना हो जाएगा 180 प्लस 2i। बहुत सी बार एंगल ऑफ डेविएशन को ये इस डायरेक्शन में एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, मैं एंगल ऑफ डेविएशन को ऐसे भी बोल सकता हूं, लाइट रे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन घूम के इधर चल गई, तो इसको डेल्टा डैश बोल दो। तो डेल्टा डैश कितना होगा, कितना होगा, यहां से घूमकर अगर मैं वापस यहां आ जाऊं तो ये कितना होगा 360 माइनस डेल्टा, ये घूम के यहां आ जाऊंगा तो 360, उसमें से डेल्टा सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये आ जाएगा, ठीक। तो ये 360 माइनस, यहां क्या लिख दिया मैंने, माइनस 2r आना चाहिए था, 360 माइनस 180 माइनस 2i, तो ये डेल्टा डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 प्लस 2i या 180 प्लस 2i। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, दोनों डायरेक्शन में बता दिया, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, दोनों ही डायरेक्शन में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए आज इतना सा स्टडी करते हैं, फिर कल आगे स्टार्ट करेंगे प्लेन मिरर, प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। राइट डाउन करना चाहे कर लीजिए।